नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना शू शू। घर में बड़ी चहल पहल थी। तमाम कमरे लड़के लड़कियों, बच्चे बच्चियों और औरतों से भरे हुए थे और वो शोर बरपा हो रहा था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। अगर उस कमरे में 2-3 बच्चे अपनी माँओं से लिपटे दूध पीने के लिए बिलबिला रहे हैं, तो दूसरे कमरे में छोटी छोटी लड़कियाँ ढोलकी लिए बेसुरी ताने उड़ा रही हैं। ना ताल की खबर है ना लय की, बस गाए जा रही हैं। नीचे देवड़ी से लेकर बालाई मंजिल की शहनशीनों तक मेहमान खचाखच भरे हुए थे। क्यों न हो, एक मकान में 2 ब्याह रचे थे। मेरे दोनों भाई अपनी चांद सी दुल्हनें ब्याह लाए थे। रात के 11 बजे के लगभग दोनों डोलियां आईं और गली में इस कदर शोर बरपा हुआ कि अल्लाह माँ। अगर वो नज़ारा बड़ा रूह अफ़ज़ा था जब गली की सब शोख शंग लड़कियां बाहर निकल आईं और तीतरियों की तरह इधर उधर फड़फड़ाने लगीं। साड़ियों की रेशमी सरसराहट, कलफ लगी शलवारों की खड़खड़ाहट और चूड़ियों की खनखनाहट हवा में तैरने लगी। तमतमाते हुए मुखड़ों पर बार बार गिरती हुई लटें, नन्हे नन्हे सीनों पर जोर देकर निकाली हुई बुलंद आवाज़ें, ऊंची एड़ी के बूटों पर थिरकती हुई टांगें, लचकती हुई उंगलियां, धड़कते हुए लहजे, फड़कती हुई रगें और फिर उन अल्लड़ लड़कियों के आपस में सरगोशियाँ। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि गली के पथरीले फर्श पर हुस्न शबाब अपने कलम से माफ़ी लिख रहे हैं। अब्बास मेरे पास खड़ा था। हम दोनों औरतों के हुजूम में घिरे थे। दफतन अब्बास ने गली के नुक्कड़ पर नजरें गाड़ कर कहा, शूशू कहाँ है? मैंने जवाब दिया, मुझे इस वक्त तुम्हारे सवाल का जवाब देने की फुर्सत नहीं है। मैं उस हुजूम में उस भौरे की मानद खड़ा था जो फूलों भरी क्यारी देखकर यह फैसला नहीं कर सकता कि किस फूल पर बैठे। अब्बास ने रोनी आवाज़ में कहा, वो नहीं आई। तो क्या हुआ? बाकी तो सब मौजूद है। अरे देखो तो वो नीली साड़ी में कौन है? शू शू। मैंने अब्बास का हाथ दबाया। अब्बास ने गौर से देखा। नीली साड़ी में? ये कहकर उसने अपने मखसूस अंदाज में मेरी तरफ कहर आलूद निगाहों से देखकर कहा, अरे इलाज कराओ अपनी आंखों का, चुगत कहीं के। ये शूशू है? क्यों वो नहीं है? मैंने फिर नीली साड़ी की तरफ गौर से देखा और ऐसा करते हुए मेरी निगाहें एकाएक ही उस लड़की की निगाहों से टकराई। कुछ इस तौर पर कि उसको एक धक्का सा लगा। वो संभली और फौरन ही मुंह से लाल जीभ निकालकर मेरा मुंह चिढ़ाया। अपनी सहेली के कान में कुछ कहा। उस सहेली ने कनखियों से मेरी तरफ देखा। मेरे माथे पर पसीना आ गया। अब्बास, जो अपना इत्मीनान करने के लिए एक बार फिर उसकी तरफ देख रहा था, बुलंद आवाज में उसने कहा, बखुदा तुम उसकी तौहीन कर रहे हो, गधे कहीं के। औरत के मामले में निरे अहमक हो। काठ की कोई पुतली नीले रंग में लपाट कर तुम्हारे सामने रख दी जाए तो तुम उसकी बलाएं लेना शुरू कर दोगे। ये अल्फाज इतनी ऊंची आवाज़ में अदा किए गए थे कि उस नीली साड़ी वाली ने सुन लिया। जब वो हमारे पास से गुजरने लगी तो खुद ब खुद ठिठक गई। एक लहजे के लिए उसके कदम रुक गए, गोया हम में से किसी ने उसको मुखातिब किया है। फिर फौरन ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उस एहसास की पैदा की हुई खिफ़त दूर करने के लिए उसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा और कहा, अरे अमीना तू कहाँ उड़ गई? मुझे मौका मिला। मैंने झट से अब्बास का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे अच्छी तरह दबाकर उससे कहा, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हासिल हुई, मगर मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मुझे नीलकंठ भी कहते हैं। 2 बज गए। सॉरी।
सॉरी जल ही तो गई वो। हम ज़ेरे लब मुस्कुराते आगे बढ़ गए। चंद ही कदम चले होंगे कि अब्बास ने इस तरह भरे लहजे में कहा, भाई शूशू अभी तक नहीं आई। तो मैं क्या करूं? मेरे सर पर नमदा बांध दीजिए, तो मैं अभी सरकार के लिए उसे तलाश करके ले आता हूं। आखिर ये क्या हमाकत है भाई, तुम तमाशा भी देखने दोगे कि नहीं? और फिर जनाब ये तो बताइए कि अगर वो यहाँ मौजूद भी हो तो आप उससे मुलाकात कैसे कर सकते हैं? आप कोई अमरीकी नॉवेल तो नहीं पढ़ रहे, कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? अब्बास मेरी बात फौरन समझ गया। वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। चुनांचे हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते गली से निकल बाजार में चले गए। मोड़ पर राम भरोसे पनवाड़ी की दुकान खुली थी। वो बिजली के कुमकुमे के नीचे सर झुकाए ऊँघ रहा था। हमने उसे 2 पान बनवाए और वहीं बाजार में कुर्सियों पर बैठकर बातें करने में मशगूल हो गए। देर तक हम हिंदुस्तान में मर्द और औरत के दरमियान अजनबियत चली आ रही है इसके बारे में गुफ्तगू करते रहे। जब 1 बज गया तो अब्बास जमाई लेकर उठा और कहने लगा, भाई अब नींद आ रही है। इस हसरत को साथ लिए जा रहा हूँ कि शूशू को ना देख सका। सच कहता हूँ अमी, वो लड़की तो मैं क्या बताऊं कि वो क्या है। अब्बास ने अपने घर का रुख किया और मैंने अपने घर का। रास्ते में सोचता रहा कि अब्बास ने शूशू जैसी मामूली लड़की में ऐसी कौन सी गैर मामूली चीज़ देखी है जो हर वक्त उसी का जिक्र करता रहता है। अब्बास के मजाक के मुतालिक मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बड़ा ऊंचा है, मगर यहाँ उसे क्या हो गया था? शूशू शूशू, अरे ये क्या? 2-3 बार उसका नाम मेरी ज़बान पर आया तो मैंने यूँ महसूस किया कि पेपरमिंट की गोलियाँ चूस रहा हूँ। शूशू 1-2 मरतबा आप भी इसे दोहराइए, ज़रा जल्दी जल्दी। आपको लज्जत महसूस हुई? ज़रूर हुई होगी, मगर क्यों? समझ में नहीं आता कि मैं अब्बास की महबूबा शूशू के बारे में खामखा क्यों गौर करने लगा हूँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो गौर अफरोज़ हो, मगर ये शूशू नाम में दिलचस्पी ज़रूर थी। और क्या कहा था उसने? लज्जत भी। शूशू में बांजो के थिरकते हुए तारों की झनकार सी पाई जाती है। आप ये नाम पुकारिए तो ऐसा मालूम होगा कि आपने किसी साज के तने हुए तारों पर जोर से गज फेर दिया है। शूशू सुशीला का दूसरा नाम है, यानी उसकी बिगड़ी हुई शक्ल, मगर इसके बावजूद उसमें कितनी मौसीकी है। सुशीला, शूशू, शूशू, सुशीला, गलत। सुशीला में शूशू किसी मौसीकियत हरगिज़ नहीं हो सकती। फिरंगी शायर बायरन शकील था, मगर उसमें वो कौन शय थी जो औरतों के सीने में हिजान परपा कर देती थी? उसका लंगड़ा कर चलना ग्रेटा गार्बो कतन खुशक्ल नहीं थी, मगर उसमें कौन सी चीज़ है जो फिल्मी तमाशाइयों पर जादू का काम कर जाती है? उसका ज़रा बिगड़े हुए अंग्रेज़ी लहजे में बातें करना। ये क्या बात है कि बाज़ औक़ात अच्छी भली शय को बिगाड़ने से उसमें हुस्न पैदा हो जाता है। सुशीला 15-16 बरस की एक मामूली लड़की है जो हमारे पड़ोस में रहती है। इस उम्र में वो उन तमाम चीज़ों की मालिक है जो आम नौजवानों के सीने में हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी होती हैं, मगर अब्बास की नज़रों में ये कोई खूबी न थी। आम नौजवानों की तरह अब्बास का दिल घास की पत्ती की माने नहीं था जो हवा के हल्के से झोंके के साथ ही कांपना शुरू कर देती है। खुदा जाने वो उसकी किस अदा पर मरता था जो मेरे जहन से बालातर थी। मैंने सुशीला की शक्ल सूरत और उसकी कदर कीमत के मुतालिक कभी गौर नहीं किया था, मगर न जाने मैं उस रोज़ उसके मुतालिक क्यों सोचता रहा। बार बार वो मेरे जहन में आ रही थी और हर बार मैं सुशीला को छोड़कर
اس کے مختصر نام شوشو کی موسیقی میں گم ہو جاتا. انہی خیالات میں غرق گلی کے موڑ پر پہنچ گیا اور مجھے اس چیز کا احساس اس وقت ہوا جب میں نے دفتن وہاں کی فضا کو غیر معمولی طور پر خاموش پایا، جس کی چونجیا دینے والی روشنی ساری گلی میں بکھری ہوئی تھی. مجھے اس قمقمے کے تجربے پر بڑا ترس آیا. بالکل سنسان گلی تھی. وہ قمقمہ متحیر سا معلوم ہوتا تھا. گھر میں داخل ہوا تو وہاں بھی خاموشی تھی. البتہ کبھی کبھار کسی بچے کے رونے کی لرزہ صدا اور پھر ساتھ ہی اس کی ماں کی خواب آلود آواز سنائی دیتی تھی. دیوڑی کے ساتھ والا کمرہ کھول کر میں صوفے پر بیٹھ گیا. پاس ہی تیپائی پر رومان پڑا تھا. اس کو اٹھا کر میں ورق گردانی شروع کر دی. میں نے ورق الٹتے الٹتے اختر کی غزل پر نظریں جم گئی. مطلع کس قدر حسین تھا. نہ بھولے گا تیرا راتوں کو شرماتے ہوئے آنا، نہ بھولے گا تیرا راتوں کو آتے ہوئے شرمانا، رسیلی انکھڑیوں سے نیند برساتے ہوئے آنا. مجھے نیند آ گئی. کلاک کی طرف دیکھا تو چھوٹی سوئی 2 کے ہندسے کے پاس پہنچ چکی تھی اور اس کا اعلان کرنے کے لیے ارتعاش پیدا ہو رہا تھا. ٹن 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 نن. 2 بج گئے. میں اٹھا اور سونے کے ارادے سے سیڑھیاں طے کر کے اپنی خوابگاہ میں پہنچا. باہر کے دن تھے اور موسم خشک. میری خوابگاہ کی ایک کھڑکی باہر گلی کی طرف کھلتی ہے، جس کے پیازی رنگ کے ریشمی پردے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے بڑی پیاری لہریں پیدا کر رہے تھے. میں نے شب خوابی کا لباس پہنا اور سبز رنگ کا قمقمہ روشن کر کے بستر پر لیٹ گیا. میری پلکیں آپس میں ملنے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں دھنکی ہوئی روئی کے بہت بڑے انبار میں دھسا جا رہا ہوں. نیند اور بیداری کے درمیان صرف ایک لحظہ باقی رہ گیا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کے بولنے کی گنگناہٹ آئی. اس پر ملتی ہوئی پلکیں کھل گئی اور میں نے غنودگی دور کرتے ہوئے غور سے سننا شروع کر دیا. ساتھ والے کمرے میں کوئی بول رہا تھا. یکایک کسی کی دلکش ہنسی کی مترنم آواز بلند ہوئی اور پھل جڑی کے نورانی تاروں کے مانند پرسکوت فضا میں بکھر گئی. میں بستر سے اٹھا اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑا ہو گیا. دونوں دلہنیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں. چند آفتاب چند ماہتاب. غالباً 2 لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں. ان کے موضوع نے میرے دلچسپی کو بڑھا دیا اور میں نے غور سے سننا شروع کر دیا. تلے والی سرخ ساڑی میں نرگس کتنی بھلی معلوم ہوتی تھی. گورے گورے گالوں پر بکھری ہوئی مقیش. جی چاہتا ہے بڑھ کر بلائیں لے لوں. بیچاری سمٹی جا رہی تھی. سر تو اٹھایا ہی نہیں اس نے. پر یہ شرم و حیا کب تک رہے گی؟ آج رات کوئی اللہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے. شوشو. اس کے ساتھ ہی کپڑے کی سرسراہٹ سنائی دی. میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی. شوشو تو ان میں سے ایک سشیلا تھی. میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی اور میں نے دروازے میں کوئی دراڑ تلاش کرنا شروع کر دی کہ ان کی گفتگو سننے کے ساتھ ساتھ ان کو دیکھ بھی سکوں. ایک کواڑ کے نیچے تختے سے چھوٹی سی گانٹھ نکل گئی تھی اور اس طرح چونی کے برابر سوراخ پیدا ہو گیا تھا. گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میں نے آنکھ جما دی. شوشو قالین پر بیٹھی بسکٹی رنگ کی ساڑی سے اپنی ننگی پنڈلی کو ڈھانک رہی تھی. اس کے پاس ہی عفت شرمائی ہوئی سی گاؤ تکیے پر دونوں کوہنیاں ٹیکے لیتی تھی. اس وقت ان گوری چٹی دلہنوں پر کیا بیت رہی ہوگی. اس وقت ان گوری چٹی دلہنوں پر کیا بیت رہی ہوگی. شوشو یہ کہہ کر رک گئی اور اپنی آواز دبا کر اس نے عفت کی چوڑیوں کو چھیڑ کر ان میں کھنکھناہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا, ذرا سوچو تو,
इफ़्फ़त के गाल एक लम्हे के लिए थरथराए। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है शूशू। जी हाँ, गोया इन बातों से दिलचस्पी ही नहीं मेरी बन्नों को। बस मैं हूँ तो अभी से मैं हूँ, अगर मैं हूँ तो अभी से अपनी शादी रचा लो। इफ़्फ़त ने सुशीला की बात काट दी। अरे ये पर दुल्हनों को कहाँ ले गए हैं शूशू, कहाँ ले गए हैं? शूशू मुस्कुराई। समुंदर की तह में जलपरियों का राज है, कोहे काफ के गारों में जहाँ सींगों वाले जिन रहते हैं। चंद लम्हात के लिए एक पुरस्कार सुकूत तारी रहा। उसके बाद शूशू फिर बोली, कहाँ ले गए? ले गए होंगे अपने कमरों में। बेचारियों को नींद कैसे आएगी? एक लड़की जो अभी तक खामोश बैठी थी और जिसका नाम मैं नहीं जानता था, उसने अपना अंदेशा बयान किया। शूशू कहने लगी, बेचारियां, कोई जरा उनके दिल से जाकर पूछे कि उनकी आंखें इस रत जगह के लिए कितनी बेकरार थी, तो बहुत खुश होंगी और क्या। पर मैंने सुना है कि ये लोग बहुत सताया करते हैं। इफ़्फ़त सुशीला के पास सरक आई। मैं पूछती हूँ, तुम्हें अंदेशा किस बात का हो रहा है? जब तुम्हारे वो सताने लगेंगे तो ना सताने देना उन्हें, हाथ पैर बांध देना उनके। अभी से फिक्र में क्यों भूली जा रही हो? हाय हाय, इफ़्फ़त ने तेजी से कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो शूशू? देखो मेरा दिल कितने जोर से धड़कने लगा है। इफ़्फ़त ने सुशीला का हाथ उठाकर अपने दिल के मकाम पर रख दिया। क्यों? शूशू ने इफ़्फ़त के दिल की धड़कनें गौर से सुनी और बड़े पुरस्कार लहजे में कहा, जानती हो क्या कह रहा है? इफ़्फ़त ने जवाब दिया, नहीं तो। ये कहता है इफ़्फ़त बानो गज़नवी दुल्हन बनना चाहती है। हटाओ जी, लाश तो नहीं आती तुम्हें? इफ़्फ़त ने मुस्कुराकर करवट बदली। दिल अपना चाहता है, तुम्हारा और खामखा ये सब कुछ मेरे सर मन रही हो। फिर यकायक उठकर खड़ी हुई और सुशीला से पूछने लगी, हाँ ये तो बताओ शूशू, तुम भला कैसे आदमी से शादी करना पसंद करोगी? मेरे सर की कसम सच सच बताओ, मुझी को हाय हाय करो अगर झूठ बोलो। मैं क्यों बताऊं? यह कहकर सुशीला ने तेजी से अपने सर को हरकत दी और उसका चेहरा निगाहों से पोशीदा था। सामने आ गया। मैंने गौर से देखा, वो मुझे बेहद हसीन मालूम हुई। आंखें मस्त थीं और होंठ तलवार के ताज़ा खम के मानिंद खुले हुए थे। सर के चंद परेशान बाल बरकी रोशनी से मुनव्वर फिजा में नाच रहे थे। चेहरे का गुंदमी रंग निखरा हुआ था और सीना जिस पर से साड़ी का पल्लू नीचे ढलक रहा था, हौले हौले धड़क रहा था। चौड़े माथे पर सुर्ख बिंदिया बड़ी प्यारी मालूम होती थी। इफ़्फ़त ने इसरार किया, तुम्हें मेरे सर की कसम बताओ। शूशी ने कहा, पहले तुम बताओ। तो सुनो, अगर किसी से कहोगी तो नहीं। ये कहकर इफ़्फ़त कुछ शर्मा सी गई। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे नौजवान से हो। ऐसे शूशू बोली, तो अब कह भी दो। इफ़्फ़त ने पेशानी पर से बाल हटाए और कहा, हाँ ऐसे नौजवान से हो जिसका कद लंबा हो, जिस्म बड़े भाई की तरह सुडौल हो, इंग्लैंड रिटर्न भी हो, अंग्रेजी फरफर बोलता हो, रंग गोरा और नक्श तीखे हों, मोटर चलाना जानता हो और बैडमिंटन भी खेलता हो। शूशू ने कहा, बस कह चुकी? हाँ, इफ़्फ़त ने नींव आंखों से सुशीला की तरफ मुड़कर देखना शुरू किया। मेरी दुआ है कि परमात्मा तुम्हें ऐसा ही पति अता फरमाए। सुशीला का चेहरा बड़ा संजीदा था और लहजा ऐसा था जैसे मंदिर में कोई मुकद्दस मंत्र पढ़ रहा है। वो लड़की जो इस गुफ्तगू में बहुत कम हिस्सा लेती थी बोली,
इफ़्फ़त अब शुशु की बारी है। इफ़्फ़त जो शुशु की साड़ी का एक किनारा पकड़कर अपनी उंगली के गिर्द लपेट रही थी, कहने लगी, भाई अब तुम बताओ, हमने तो अपने दिल की बात तुमसे कह दी। शुशु ने जवाब दिया, सुन के क्या करोगी, मेरे ख्यालात तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अरे मुख्तलिफ हो या मिलते हो, पर हम सुने बगैर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सुशीला ने छत की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, मैं और तुम मजाक उड़ाओगी इफ़्फ़त। अरे तुम सुनाओ तो। सुशीला ने एक आह भरी, मेरे सपने अजीबो गरीब हैं इफ़्फ़त। ये मेरे दिमाग में साबुन के रंग बिरंगे बुलबुलों की तरह पैदा होते हैं और आंखों के सामने नाच कर गायब हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ और फिर सोचती हूँ कि क्यों सोचा करती हूँ। इंसान जो कुछ चाहता है अगर हो जाया करे तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन फिर ज़िंदगी में क्या रह जाएगा। ख्वाहिशें और तमन्नाएं कहाँ से पैदा होंगी। हम जिस तरह जी रहे हैं ठीक है, जानती हूँ कि जो कुछ मांग रही हूँ नहीं मिलेगा, मगर दिल में मांग तो रहेगी। क्या जिंदा रहने के लिए यही काफ़ी नहीं। इफ़्फ़त और दूसरी लड़की खामोश बैठी रही। शुशु ने फिर कहना शुरू किया, मैं अपना जीवन साथी एक ऐसे नौजवान को बनाना चाहती हूँ जो सिर्फ उम्र के लिहाज से जवान ना हो, बल्कि उसका दिल, उसका दिमाग, उसका रोवां रोवां जवान हो। वो शायर हो। मैं शक्ल सूरत की कायल नहीं, मुझे शायर चाहिए जो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सरता पा मोहब्बत बन जाए, जिसको मेरी हर बात में हुस्न नज़र आए, जिसके हर शेर में मेरी और सिर्फ मेरी तस्वीर हो, जो मेरी मोहब्बत की गहराइयों में गुम हो जाए। मैं उसे उन तमाम चीज़ों के बदले में अपनी निस्वानियत का वो तोहफा दूंगी जो आज तक कोई औरत ना दे सकी। वो खामोश हो गई। इफ़्फ़त हैरत के मारे उसका मुंह तकने लगी। उसके चेहरे से मालूम होता था कि वो सुशीला की गुफ्तगू का कोई मतलब नहीं समझ सकी। मैं खुद हैरत में था कि 15-16 बरस की इस दुबली पतली लड़की के सीने में कैसे कैसे ख्यालात करवटें ले रहे हैं। उसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिमाग में गूंज रहा था। अगर वो मुझे नज़र आ जाए, ये कहकर सुशीला आगे बढ़ी और इफ़्फ़त के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर कहने लगी, तो मैं उसके इस्तकबाल के लिए बढ़ूं और उसके होठों पर वो बोसा दूं जो एक ज़माने से मेरे होठों के नीचे जल रहा है। और शुशु ने इफ़्फ़त के हैरत से खुले हुए होठों पर अपने होंठ जमा दिए और देर तक उनको जमाए रखा। ताज्जुब है कि इफ़्फ़त बिल्कुल साकित बैठी रही और कोई एतराज़ न किया। जब दोनों के लब एक मध्यम आवाज़ के साथ जुदा हुए और उनके चेहरे मुझे नज़र आए, तो एक अजीब व गरीब नज़ारा देखने में आया जिसको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। इफ़्फ़त उस शहद की मक्खी की तरह मसरूर और मुताज्जिब मालूम होती थी जिसने पहली मर्तबा फूल की नाजुक पत्तियों में बैठकर उसका रस चूसने की लज़्ज़त महसूस की हो। और सुशीला वो और ज़्यादा पुरस्कार हो गई थी। अब सो जाए। ये ख्वाब आलूद और धीमी आवाज़ इफ़्फ़त की थी। उसके साथ ही कपड़ों की सरसराहट भी सुनाई दी और मैं ख्यालात के गहरे समुंदर में गोता लगा गया। गुंदमी रंग की नन्ही सी गुड़िया अपने छोटे से दिमाग में कैसे कैसे अनोखे ख्यालात की परवरिश कर रही थी, और वो कौन सा तोहफा अपने दामन निस्वानियत में छुपाए बैठी थी जो आज तक कोई औरत मर्द को पेश नहीं कर सकी। मैंने सुराख में से देखा, शुशु और इफ़्फ़त दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाले सो रही थी। शुशु के चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और उसकी सांस से उनमें खफीफ सा इर्तियाश पैदा हो रहा था। वो किस कदर तरोताज़ा मालूम होती थी। वाकई वो इस काबिल थी कि उसमें शेर कहे जाएं, लेकिन अब्बास तो शायर नहीं था। फिर
پھر یہ تھی آج کی کہانی شو شو.